नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। गुजरात में नवगठित भूपेंद्र पटेल ने मंत्री परिषद का आज विस्तार हुआ। गांधीनगर स्थित राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सभी नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। गुजरात में आज भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल का विस्तार 24 नए मंत्रियों के साथ किया गया। नए मंत्रिमंडल में सभी नए चेहरों को शामिल किया गया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन में 10 कैबिनेट मंत्रियों, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों और 9 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई। पिछली सरकार के किसी भी मंत्री को पद पर बरकरार नहीं रखा गया है। तब देखना यही होगा कि क्या एक ये नई पहल भाजपा की दिखेगी और गुजरात में इससे क्या काया पलट आने वाले समय में देखने को मिलेगी। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ योगेश चुड़गर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा की ओर से संजय रावल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस की ओर से विरम देसाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। योगेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्या कहोगे, क्या लगता है ये बार ये जो नो रिपीट थियरी अपनाई गई, जिस तरीके से हम जो भी ये प्रधानमंडल बना उसमें देखा गया कि किसी को भी, अगर हम पिछली सरकार की बात करें, किसी भी मंत्री को रिपीट नहीं किया गया। क्या लगता है कितना फायदा रहेगा 2022? जलपा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरप्राइज में मानती है। ये जब भारत के राष्ट्रपति को पसंद करना था तब भी सरप्राइज था। आज हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री को निर्वाचन किया गया तब वो भी सरप्राइज था। इवन हमारे जो मुख्यमंत्री अभी बने हैं भूपेंद्र भाई पटेल, जिसको हम दादा कहते हैं, वो दादा को भी मालूम नहीं था कि मुझे अभी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो इस तरह से ये सरप्राइज की जो बात है, आज हमने ये सरप्राइज नया देखा कि नो रिपीट थियरी भारत में पहले कभी इसका प्रयोग नहीं किया गया। ये नो रिपीट थियरी में पुराने हमारे रूपाणी साहब के जो भी मंत्री थे, इसमें से एक को भी नहीं लिया गया। और ये 24 नए जो मंत्री आए वो एकदम नए हैं। वो विधायक थे, वो सही बात है, लेकिन मंत्री का उनको किसी को अनुभव नहीं है। इस तरह से ये सरप्राइज जो मोदी साहब ने किया है, मैं मोदी साहब को ही बोलूंगा, क्योंकि प्रोरोगेटिव तो मुख्यमंत्री का होता है अपना प्रधानमंडल नक्की करने का, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। और वो जो संविधान की बातें हैं वो तो संविधान में रहती है, लेकिन यहाँ तो हमारे हाई कमांड ही नक्की करता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मिनिस्टर बनेगा। तो इस तरह से जो 24 जो नए आए, वो कभी भी इनको मंत्री का कोई अनुभव नहीं था। हाँ, कहीं और उसका जो अनुभव होगा वो अलग बात है, लेकिन वो एमएलए की तरह मंत्रालय में गए होंगे तो उसको मालूम होगा कि कैसे काम होता है। बाकी ये जो बाबुओं के काम से लेना, ऑफिसरों से काम लेना, ये उन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है। इनके लिए एक नई बात होगी। और आज कैबिनेट की शपथ विधि के बाद कैबिनेट की मीटिंग मिली, तभी उसी टाइम पर सबको डिपार्टमेंट दिया गया कि भी आप ये विभाग के मंत्री हो, आप ये विभाग के हो। तो उनके लिए सरप्राइज ऐसा था कि किसी को वो मालूम नहीं था कि मैं शिक्षण मंत्री बनूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा तो क्या करूंगा। ये सबके लिए कोई नई बात थी। हाँ, एक बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी शिस्तबद्ध पार्टी है, इसलिए किसी ने ये नहीं बोला कि भी हमको ये डिपार्टमेंट चाहिए, ये नहीं चाहिए। पास्ट में ऐसा हुआ था, लेकिन आज किसी ने नहीं बोला है। लेकिन हम शुभेच्छा देते हैं नए मंत्रिमंडल को कि उनके आगेवानी में, भूपेंद्र भाई के मार्गदर्शन में गुजरात का विकास होगा और गुजरात का कुछ कल्याण होगा। जी बिल्कुल। संजय जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? पहले हमने नए मुख्य प्रधान देखे और आज पूरे मंत्रिमंडल का जिस तरीके से शामिल किया गया नए चेहरों को, नो रिपीट पॉलिसी, क्या लगता है कितना फायदा कराएगी 2022 के चुनाव में? किसी भी सरकार के लिए, किसी भी संगठन के लिए इतना बड़ा परिवर्तन करना ये एक क्रांतिकारी कदम माना जाएगा। और ये सच सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी में
किसी भी छोटे से छोटे कार्यकर को भी पक्ष की और प्रजा की सेवा के लिए बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी यानी दायित्व दिया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि सीनियर जो लोग हो वही सेवा का काम कर सकते हैं या जो जाने पहचाने चेहरे हैं वही पब्लिक में जाकर पब्लिक की सेवा और उनके हित की बात कर सकते हैं। ये थियरी को आज एक क्रांतिकारी कदम उठा करके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने, साथ में संगठन के मंत्री नड्डा जी ने, और ये देखो कि इतना बड़ा बदलाव होने के बाद भी मुख्यमंत्री से लेकर के राज्य के सभी मिनिस्टरों के बदलाव, नए चेहरे और आमूल परिवर्तन, नो रिपीट थियरी के बावजूद भी पक्ष में किसी ने भी असंतोष प्रकट नहीं किया या कोई धमकी या मनमुटाव की बात भी नहीं हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी पार्टी है, शिस्तबद्ध पार्टी है, उस बात का ये सबसे सबूत है। जी, यहाँ पक्ष में जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है वो खुद स्वीकार करता है और उस जिम्मेदारी आने के लिए तो हमारे यहाँ ये मिनिस्टरशिप या चीफ मिनिस्टरशिप ये कोई बड़ा होद्दा या डेजिग्नेशन नहीं है, लेकिन सेवा का प्रतीक है। प्रजा की सेवा के लिए दी गई जिम्मेदारी मानकर उसे निभाने की कोशिश पक्ष के कार्यकर करते हैं और ये पक्ष के लिए बहुत अहम बात है। जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। क्या लगता है आज अगर भाजपा की बात करें तो 19 की तो शायद रणनीति तय मानी जा रही है, अब 2022 का जो इलेक्शन है वो यही नए चेहरे रहेंगे प्रमुख। इसमें क्या लगता है 2022? एक कहावत है कि वो जो अपने घर में जो पानी आता है और वो जिसको हम नल बोलते हैं गुजराती में, अगर उसको बदलना है तो एक प्लम्बर ने आके पूरी नल तो बदला, लेकिन उसके साथ साथ पूरी पाइपलाइन ही प्लम्बर ने बदल दी। अब मैं बात करूं, संजय भाई ने जो बात की और हमारे आदरणीय जो चुटगर जी हैं उन्होंने भी एक बात कही कि बड़ी शिस्तबद्ध पार्टी है, एक केडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन शायद वो भूल गए हैं लोग कि जिस तरह से इस केडर बेस्ड कहने वाली पार्टी आत्माराम चाचा की जहाँ पर धोती खींची गई थी वो धोती कांड हमने देखा है। दो उनके वरिष्ठ नेता जो कि एक कोई अध्यक्ष है एक संगठन का और जहाँ पर एक मीटिंग चल रही है और जूते एक दूसरे पर बरसा रहे थे, वो भी हमने देखा है। तो ये कौन सी केडर बेस्ड पार्टी है? और रही बात नाराज़गी की जो बात कर रहे थे मेरे मित्र संजय भाई, तो मैं उनका भी जवाब दे दूं कि जब आपके वहाँ शिस्तबद्ध है तो 2 दिन से हम लोग अखबार में देख रहे हैं और परसों जिस तरह से, माफ़ कीजिए, कल जिस तरह से मंत्रिमंडल का जो गठन होने वाला था, जो शपथ विधि होने वाली थी, उसकी आपने सारी तैयारियां कर ली थी, तो क्यों उसको कल की जगह आज रखा गया, कल क्यों कैंसिल किया गया? उसका भी जवाब आपके पास नहीं, क्योंकि कल ये सब कुछ चल रहा था, विरोध इतना था अंदर, लेकिन जिस तरह से सारे नेताओं को, जो पुराने जो सीनियर नेता है, कोई भी एक अच्छा काम करना हो, हम कहते हैं कि अगर हमें घर में भी एक लाठी ऐसी होनी चाहिए जो हमारा जो वृद्ध व्यक्ति होता है या तो सीनियर जो होता है वो सारे लोगों को दिशा निर्देश करता है और उसका अनुभव का जो निचोड़ होता है उस अनुभव के आधार पर कुछ अच्छे नतीजे निकल कर सामने आ सकते हैं कि अगर हम भटक जाते हैं तो ये उसमें से क्या हुआ कि नितिन भाई सबसे सीनियर थे, उनको तो हटा ही दिया था उन्होंने। तो अब क्या करना है? तो उनके हिसाब से ये सारा दिखावा उनका ये हुआ कि हम सारा मंत्रिमंडल ही, जो प्रधानमंडल पूरा है, उन्होंने बदल दिया है। लेकिन परिस्थिति वहाँ पर बहुत ही ख़राब है। भाजपा कहने वाली केडर बेस्ड पार्टी, आज आप देखिए कि जो अगर हम बावलिया जी की बात करें या तो जयेश रादड़िया जी की बात करें या तो बहुत से ऐसे नेता जो अपने समाज से, उनके समाज के द्वारा उन्होंने प्रेशर भी डाला है, वहाँ पर उन्होंने पत्र भी लिखे पीएम को, लेकिन जिस तरह से वो कल इसी हिसाब से वो जो दबाव बना हुआ था पीएमओ ऑफिस में, और जिस तरह CR पाटिल ने, देखिए आप सबसे ज़्यादा मंत्री वहाँ आज आए हैं तो दक्षिण गुजरात से ज़्यादा हैं
और इर्द गिर्द जो अपने CR पाटिल साहब जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके आसपास के लोग ज़्यादातर मंत्रिमंडल में समाये। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जो गुटबाजी है वो भारतीय जनता पार्टी में दिख रही है। और अगर मैं मानता हूं कि अगर अभी खुलकर बाहर नहीं आए हैं तो अभी ऐसा मत मानिए कि ये सारा ख़त्म हो गया है। समय आएगा, आप देखिए 2-4 दिनों में या तो हफ्ता भर में लग जाए, लेकिन जो परिस्थिति अंदर निर्माण हुई वो सब लोगों को दिख रही है। आप आज पर्दा गिराया हुआ है, लेकिन पर्दा अगर उठेगा तो बहुत सारे आपके सामने वो कहते हैं कि वो कंकाल निकल कर बाहर आएंगे और परिस्थिति जो निर्माण हुई है उसका जवाब भी आपको 4-5 दिन में ही मिलेगा। बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से क्या लगता है कि जो नाराज लोग हैं वो क्या दूसरी पार्टी का सहारा लेंगे? कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ भी हो सकता है। नाराज़गी जताई गई है, आप देखिए पिछले दिनों नाराज़गी जताई गई है और हमने देखा है, और कई आपके जैसी कई प्रतिष्ठित चैनलों ने भी ये इसको दिखाया है, कौन किसको मिलने गया है, कहाँ कहाँ गए हैं और कहाँ कहाँ बात रखी गई है वो सबके दिमाग में। देखा तो ये गया कि जिस तरह से सूला की जो मिठाई थी आज सभी ने एक बात इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा, शपथ विधि में जिस तरह से ये सारी संस्थाएं जो हमारी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको जिस तरह से कंट्रोल कर लिया है केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार ने, उस हिसाब से सब लोग डरे हुए भी हैं। उनको लग रहा है कि अगर कुछ हम करेंगे उल्टा सीधा तो ये लोग हमारे यहाँ तो ईडी जो अभी विपक्ष के कुछ नेता या तो आपके जैसे सनिष्ठ जो पत्रकार होते हैं जो कुछ बोलते हैं और उनके ऊपर ईडी को भेज दिया जाता है, इनकम टैक्स की रेड आ जाती है, तो उनको भी कहीं ना कहीं ऐसी डर होगी, क्योंकि पोर्टफोलियो उनके पास होता था तो कुछ गलतियाँ होंगी तो वो भी जानते ही होंगे। तो इस हिसाब से कुछ लोग दबे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से परिवर्तन, जिस तरह से प्रयोगशाला के रूप में जब गुजरात का उन्होंने उपयोग किया है, लेकिन इस बार वो गलती कर बैठे हैं और उसका परिणाम बहुत ही जल्द, लेकिन जनता भी जान चुकी है। जनता पायलट जी का एग्जाम्पल ले ले तो क्या उनको भी इसी तरह दबाया गया था? नहीं, आप जो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ, मैं केंद्र में कौन बैठा हुआ है? भी भारतीय जनता पार्टी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको दे दूं कि सोनू सूद जिन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया कोरोना काल के अंदर, और जब वो अरविंद केजरीवाल जी से कुछ मिले, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई, उनके चौथे या 5वें दिन ही उनके घर पे रेड आई है और हर ठिकानों पे उन पे इनकम टैक्स की रेड चल रही है। तो देखिए कि जो भी आपके विरोध में जो गया है, या तो आपके कुछ एक शब्द भी अगर उन्होंने विरोध में बोल दिया है तो ये लोग ईडी और इनकम टैक्स और ये सारे जो जितनी संस्थाएं। और एक बात मैं बता दूं कि जिस तरह से गांधीनगर में अभी चुनाव होने वाले हैं नगर निगम के, बरोबर, तो वहां पर भी आप देखिए कि आचार संहिता का पूरी तरह से वहां पर उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है। हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर उनके झंडे गाड़े हुए हैं, हर जगह दिख रहा है। तो वहां पर इलेक्शन कमीशन बैठे तमाशा देख रहा है। क्यों वहाँ पर उन्होंने कदम नहीं उठाए? क्यों अगर आचार संहिता वहाँ लगी हुई है तो क्यों इसे तामझाम? और जिस तरह से सौराष्ट्र के अंदर अभी जो परिस्थिति हुई है, एक बात मैं अभी जोड़ दूं कि जब बनासकांठा के अंदर पिछले सालों में हमने देखा था कि जब एक आपत्ति जो वहाँ पर अतिवृष्टि हुई थी और उस वक्त जो यहाँ जो दुकान खोले हुए बैठे हुए थे खरीदने के लिए, और जिस तरह से साम दाम दंड भेद की नीति जो अपनाकर कांग्रेस के विधायकों को जिस तरह से तोड़ा जा रहा था, और तब कांग्रेस जाकर अपने विधायकों के साथ बेंगलोर में बैठे, तब यही लोग तब, जबकि हमारे विधायकों के जो समर्थक थे या तो वहाँ के उनके नुमाइंदे थे, वो बनासकांठा के अंदर पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे थे कि आप वहाँ पर गुलछरे उड़ा रहे हैं, ऐसा है। आज परिस्थिति वही है। आज सौराष्ट्र के अंदर लोग मर रहे हैं, सौराष्ट्र के अंदर जो परिस्थिति निर्माण हुई है, और आप यहाँ पर सत्ता के लालचू जो लोग बैठे हुए थे वो गांधीनगर में उनके अध्यक्ष के इर्द गिर्द आसपास वो घूम रहे थे क्योंकि उनको सत्ता चाहिए थी। क्यों नहीं जाकर वो आप सौराष्ट्र में जाकर बैठे? नाम तो डिक्लेयर हो गया, कोई आगे पीछे मन रहा है उससे कुछ नहीं होता। जो नाम आने थे वो तो आ गया। वही तो बात कर रहा हूँ ना, सारे विधायकों को 2022 का चुनाव, सारे विधायकों को उन्होंने व्हिप डिक्लेयर किया था। उन्होंने बोल दिया था कि किसी भी विधायक को गांधीनगर छोड़ना नहीं, आप गांधीनगर में ही रहेंगे। क्यों इतना डर था? क्यों आप सौराष्ट्र में नहीं आपके विधायक जाकर वहाँ सेवा नहीं कर रहे हैं, जहाँ लोग मर रहे हैं, जहाँ परिस्थिति
अति खराब हो चुकी है। आप भी वहाँ वैसी नहीं, परिस्थिति। हमारे लोग ने, हमारे नेता वहाँ पर जी, हैं, कौन हार्दिक से जी हमारे वहाँ पर नेता गए, गए? सारे नेता हमारे वहाँ पर जी, हैं। नाम बताइए, काम बताइए। ललित कगथरा है वहाँ पर हैं, जी। ललित वसोया जी वहाँ पर जी। हैं, हार्दिक पटेल भी वहाँ पर गए हैं, हार्दिक पटेल वहाँ पर है। हमारे जी। प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा जी भी वहाँ पर गए। जी। तो सब लोग गए हुए हैं। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता के लिए, वो सत्ता को ही सर्वोपरि मानते हैं। बाकी उनके लिए कोई केडर बेडर कुछ है नहीं, सिर्फ एक दिखावा है। और लोग, जनता जान चुकी है जिस तरह से आप प्रयोग करते रहे हो 25 साल से, लेकिन इस बार जनता छोड़ेगी नहीं। लेकिन देखना कहीं ना कहीं ये प्रयोगशाला में जो भी प्रयोग होता है कहीं ना कहीं आखिर में जीत दिला के जाता है। संजय जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर बोला गया है कि जो सीनियर नेता है उनकी जो नाराजगी है वो आज नहीं तो 4 दिन बाद सामने आएगी। यहाँ पर यह भी कहा गया कि ये जो प्रयोग किया है वो शायद सक्सेसफुल ना जाए। क्या कहना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी में जब भी कोई डिसीजन संगठन की ओर से लिया जाता है और हाई कमांड को विश्वास में रख करके जो केंद्र के निरीक्षक आते हैं, केंद्र के संगठन मंत्री आते हैं और जो तय किया जाता है उस पर भारतीय जनता पार्टी अड़ग रहती है और किसी के दबाव में, कोई ज्ञाति, जाति, संप्रदाय या जुटबंदी के दबाव में न आकर के जो करना चाहते हैं वही करते हैं। जैसा कि हमने स्थानिक स्वराज के चुनाव में देखा कि कार्यकरों में से एक आवाज आई कि कई कार्यकर, जो युवा कार्यकर है, बरसों से अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में काम करते हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ जो राजकीय आगेवान लोग हैं, उनके संतान या उनके रिश्तेदार राजनीति में आते हैं तो दूसरों को आने का मौका नहीं मिलता। इसके अलावा ये भी था कि कई सीनियर लीडर जो अपने इलाके में पांव जमाए हुए हैं, दूसरे कार्यकरों को आगे नहीं आने देते हैं। तो उस बात को, उस आवाज को सुनकर स्थानिक स्वराज के चुनाव में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने 3 क्राइटेरिया तय किया कि भाई कोई भी रिश्तेदार, कोई भी राजकीय आगेवान जो होगा या होद्देदार होगा, उसके रिश्तेदार को, चाहे बेटा, बेटी, भाई, बहन, किसी को भी मैंडेट नहीं दिया जाएगा। साथ साथ 3 टर्म से ज्यादा किसी भी क्षेत्र में कॉरपोरेटर है, तालुका पंचायत डेलीगेट है, जिला पंचायत डेलीगेट है, तो उनको रिपीट नहीं किया जाएगा। और ये भी कहा गया कि 60 साल से ज्यादा उम्र के कोई भी दावेदार हो, उन लोगों को चुनाव लड़ने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। और हमने देखा कि नतीजा ये मिला कि इतना बड़ा बदलाव करने के बाद नए युवा, जोश वाले, ऊर्जावान लीडर कॉरपोरेटर के रूप में, तालुका पंचायत डेलीगेट के रूप में, जिला पंचायत डेलीगेट के रूप में सरकार में आए और अभी बखूबी काम कर रहे हैं। और इतना बड़ा बदलाव करने के बावजूद कोई असंतोष नहीं, कोई मतलब आपस में गुटबाजी नहीं। और यही देखा कि हमने 90% से भी अधिक स्थानीय स्वराज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की बदलाव की राजनीति, नो रिपीट थियरी, कई सालों से चलती है। और यहाँ किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को, उसकी ज्ञाति को, उसके झूठ को नहीं देखा जाता, बल्कि जो कार्य करने के लिए सक्षम है, जो कार्य करने का अधिकारी है, उसी को हुद्दा दिया जाता है। और हमने देखा कि 3 दिन के कम अंतराल में मुख्यमंत्री का भी बदलाव हुआ और पूरा प्रधानमंडल भी बदल दिया। जो थोड़ी बहुत देरी हुई तो मैं यहाँ ये साफ बता दूं कि राजकोट में और जामनगर में जो बाढ़ की परिस्थिति पैदा हुई तो मुख्यमंत्री वहां भी पहुंचे और इतने कम समय में जब प्रधानमंत्री और मतलब ये मुख्यमंत्री को का चुनाव और चयन करना हो, साथ में मंत्रिमंडल पूरा बनाना हो, तो जो जो मंत्री बनने जा रहे हैं उनको समर्थकों को भी गांधीनगर आने का मौका मिले,
साथ में ये पूर का जो नियंत्रण का काम है, लोगों के बचाव की कामगिरी है, ये सब भी यथावत रहे, उसी बात को ध्यान में रख करके जी प्रधानमंडल का जो शपथ विधि का समारोह है, एक दिन लेट किया गया था और आज नतीजा सामने है कि जी। कोई भी किसी भी प्रकार का असंतोष या किसी प्रकार का मनमुटाव भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल। योगेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें, पूरे मंत्रिमंडल तो हो गया है, शाम को जो कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी उसमें भी ये तय कर दिया गया है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, किसे कौन सा विभाग दिया गया है। आप अगर इसका एनालिसिस देखें, क्या लगता है ये डिसीजन जो हुआ है, जो ये विभाग का बंटवारा हुआ है, क्या लगता है किस आधार पर किया गया? नहीं, ऐसा है कि सभी एमएलए अभी मिनिस्टर बन गए तो उनको कोई अनुभव एडमिनिस्ट्रेशन का तो जरूर नहीं है, लेकिन किसी को फाइनेंस दिया गया, किसी को एजुकेशन दिया गया, लेकिन इनके पास इसका कोई अनुभव नहीं था। हाँ, वो एमएलए थे, विधायक थे, इसलिए कुछ न कुछ उन्होंने देखा होगा। लेकिन मैं संजय भाई की बात पर आऊं तो ये जो चीफ मिनिस्टर का हुआ, और चीफ मिनिस्टर जैसे भी उनकी शपथ विधि हुई, उसको 18 घंटे भी नहीं हुए और वो जामनगर गए और वहां जो बाढ़ आई थी, लोगों को पीड़ित हुआ था, उनको मिलके न सर्किट हाउस में न कलेक्टर हाउस में, वो पब्लिक में जाके बैठे और प्रजा की बात सुनी क्या है। इस तरह से वो राजकोट भी गए। तो ये एकदम संवेदनशील और कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हमें मिला है, ये हमारे गुजरात का सद्भाग्य है। बाकी जो मिनिस्ट्री बनाने में ये 2-3 दिन का ड्रामा चला, संजय पे के साथ में सम्मत नहीं हूं, क्योंकि कल 12 बजे उनका शपथ विधि होने वाला था। गवर्नर का टाइम भी लिया गया था। महामहिम राज्यपाल श्री को बोला गया कि भी 12 बजे नहीं, अभी 2 बजे। महामहिम को फिर से बोला गया अभी 4 बजे, और फिर 4 बजे भी नहीं हुआ, और ये पूरा प्रोग्राम जो है वो कैंसिल करके दूसरे दिन पर रखा गया। ये कोई बाढ़ के नगर या सौराष्ट्र के बाढ़ के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। सिर्फ ये जो अभी थियरी आई, नो रिपीट थियरी, इसमें जो बड़े बड़े लोग थे, जो सीनियर मिनिस्टर थे पास्ट में, उनको ऐसा लगा कि भाई हमारा नाम अगर निकल जाएगा तो ये ठीक नहीं है। और ये सब कहाँ असंतोष है वो भी मैं बताऊं। जब मुख्यमंत्री का नाम नक्की किया गया, उस टाइम हमारे डेप्यूटी सीएम, पूर्व डेप्यूटी सीएम, उनको ऐसा था कि भी मुझे ही चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। वो 3 बार ऐसा हुआ। तो ये फिर से वो नितिन भाई को ऐसा लगा कि मुझे अभी साइडलाइन कर रहे हैं, और वो मुख्यमंत्री का पसंदगी के बाद वो मेहसाणा गए और उसी शाम को उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो भूपेंद्र भाई को पसंद किया गया, वो जब मैं मिनिस्टर था, मेरी ऑफिस में सप्ताह में 5 बार आते थे, मैं मिनिस्टर था तब ये औडा के चेयरमैन थे, यानी कि मैं बड़ा था और ये भूपेंद्र भाई मेरे से बहुत छोटे हैं। और उन्होंने बोला कि भाई मैं 30 साल से पार्टी में काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। वो सभी बताता है कि उनका असंतोष था। बाद में उन्होंने बोला कि पार्टी ने मुझे बहुत दिया है, वो लिपापोती की। आज फिर दूसरा केस आया जी, बावलिया जी का। वो बावलिया जी को जसदण में जिस तरह से उन्होंने बावलिया बोला, जी को तो शायद गिफ्ट मिल गई है। नहीं साहब, देखिए, वो उन्होंने बोला कि पार्टी का डिसीजन जो है हमारे सर पर है। तो जब आप कांग्रेस में थे तब उसको पार्टी का डिसीजन आपको मंजूर नहीं था। कांग्रेस में जंप लगा के आप भाजपा में आए कि 3 घंटे में कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। उस टाइम पार्टी की बात कहाँ गई थी? अच्छा, आज क्या हुआ? उन्होंने उनके मत विस्तार में जनता द्रोह का गिफ्ट मिल गया, हिसाब हो गया, और शायद इसीलिए भाजपा के जो लोग हैं वो भी काफी खुश हैं। नहीं, और क्या हुआ कि आज उन्होंने उनका मत विस्तार जो है जसदण और विचिया,
वहां पर कई लोगों ने इतना धरना किया, देखाव किया और विषय बंद का ऐलान दिया। और बावलिया जी बोलते हैं कि भाई नहीं नहीं, ये सब ठीक है, मुझे पार्टी का डिसीजन मंजूर है, लेकिन ये बावलिया जी के आशीर्वाद के सिवा ऐसा कुछ नहीं होता है। पब्लिक अपने आप ऐसे नहीं करती है, उनको या तो आर्थिक सहाय भी दी गई है, उनको आशीर्वाद भी दिया गया है। तो ये एक तरह का असंतोष बाहर तो आया हुआ है। हम बोले कि पार्टी शिस्तबद्ध है, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें ऐसा था कि कहीं ना कहीं अब हमारा दबदबा है और हम किसी भी तरह हाई कमांड को दबा लेंगे, या तो फिर हम इस्तीफे की जो है वो बात कह देंगे या कुछ और कह देंगे, हम दबा देंगे, लेकिन हाई कमांड को कोई दबा तो नहीं सकता, चाहे कोई दूसरे दो मिनिस्टर की बात मैं लंबे से नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने भी किया कि भी हम पार्टी छोड़ देंगे। हाँ, वो सही है कि अभी सब ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन 2-4 दिन में क्या होगा मालूम नहीं है। हाँ, अभी 2-4 दिन। अच्छा, मैं एक इंसिडेंस बताना चाहता हूँ। आपके के न्यूज के स्क्रीन पर मैंने एक जामनगर का एक सीन देखा था। उसमें एक बहन खड़ी है, इतने कमर तक पानी है, उसमें खड़ी थी। उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था और वो आपके पत्रकार को बोल रही थी कि हमारे पास जब वोट मांगने आए थे वो लोग अब कहाँ हैं। तो उनको क्या जवाब मिला मालूम नहीं, लेकिन मुझे जवाब मालूम था। ये सब लोग अभी गांधीनगर के एयर कंडीशन हॉल में बैठे हुए और प्रधानमंत्री बनने का लड्डू की राह देख रहे। वो आज प्रजा जाए बाढ़ में, उस पानी में डूब जाए, हमको कोई पड़ी नहीं है, हमारी कुर्सी का क्या होगा, वो सब सोच रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। कहीं ना कहीं इतने बदलाव हो गए हैं तो दूसरे लोगों का क्या होगा, या जो मंत्री जिनका पद चला गया था, यानी कि अब तो हमारा इस्तीफा हो गया है, हम जाकर क्या करें। सिर्फ और सिर्फ नए मुख्यमंत्री नजर आए और शायद अब मंत्रिमंडल जो नया आया है वो शायद अब नजर आए। विरम जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर देखा गया कि मंत्री जो मंडल है, प्रधानमंडल है, उन्होंने शपथ भी ली और शाम को कैबिनेट के बाद जो मीटिंग थी उसके बाद ये सब पूरी अनाउंस भी हो गया कि किस विभाग की जिम्मेदारी दी गई। यानी भाजपा का तो तख्ता जो है वो तैयार है और 2022 के लिए भी उनकी स्ट्रेटेजी क्लियर है और जो क्षेत्र में शायद जो प्रश्न हैं उन्हें लगता है कि ये हल कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें मंत्री बनाया गया है। क्या लगता है अभी ये जो विभाग का बंटवारा देखे हैं? देखिए, जिस तरह से विभाग का जो बंटवारा जो विभाग का हुआ है और जिन लोगों को रखा गया है नए, मैं भी वही देख रहा था कि ऐसे लोगों को दिया गया है जो क्वालिफिकेशन अगर उनकी हम देखें तो कोई 8 पास है। हर्ष संघवी की बात करें तो 8 पास है, कोई 12वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है, कोई 10वीं के अंदर जो लोग हैं उनको भी एक अच्छा बड़ा विभाग दिया गया है। तो हम कह रहे हैं कि जिस तरह से गुजरात जिस विकास की आप बात कर रहे हो, विकासशील की बात कर रहे हो, 25 साल से शासन में हो, तो क्या आपको इतने क्वालिफाइड, अगर आप युवा की बात अगर कर रहे हो तो क्यों युवा आपके पास इतने क्वालिफाइड इंटेलिजेंट आपके पास नहीं है, तो आपको ऐसे लोगों को भी प्रधानमंडल में लेना। लेकिन वो आपकी प्रधानमंडल की बात अलग है। लेकिन जिस तरह से जो चुटगर जी ने बहुत एक अच्छी बढ़िया बात कही, उन्होंने कहा कि बावलिया जी जब कांग्रेस में थे और उनको शायद कोई पद उनको चाहिए था और नहीं दिया गया, कांग्रेस सत्ता में भी नहीं थी, शायद उनको विपक्ष का वो शायद उनको पद लेना था और नहीं दिया गया, तो वो जाकर बैठ गए भाजपा के साथ। तो नाराजगी वहाँ पर, यहाँ पर जो नाराजगी तो हम सत्ता में फिर भी नहीं थे और वहाँ पर भेजा था, वहाँ चले गए वो लोग। तो आज उनकी परिस्थिति क्या हुई होगी जी। दूसरे नेताओं को भी ये सोचना है, भारतीय जनता पार्टी का नेता हो या कोई भी पार्टी का और भी नेता हो, आप जहाँ पर हो वहाँ ही आपको इज्जत मिल सकती है। ये लोग तकवादी हैं, जिस तरह से उनको तक मिल गई और तकनीक के हिसाब से, जैसे हम कैरी आती है तो कैरी का जो चूस के जिस तरह से गुठलियों को फेंक देते हैं, ये कार्य भारतीय जनता पार्टी का पहले से रहा है। जब जहाँ जिसका उपयोग हो सकता है वो करते हैं और हर कोई खरीदा नहीं जाता, हर कोई खरीदा नहीं जाता। नहीं, जल्पा जी मेरी बात पूरी कर लूं, हर कोई खरीदा नहीं जाता। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले बताया कि इस प्रदेश के अंदर जो शासन पिछले सालों में चल रहा है 25 सालों से, उसमें से सबसे 3 जो बातें हैं मुख्य जो उभर कर आई है, भय, भूख और भ्रष्टाचार, पूरी तरह से इस प्रदेश के अंदर हावी हो चुका है।
लोगों को डराया जाता है, जिस तरह से लोगों को राशन की जो कोरोना काल के अंदर जो परिस्थिति निर्माण हुई थी, वो परिस्थिति में जिसको लोगों को कोरोना में जो खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी उन्हें नसीब नहीं हो रही थी, वो लोग मरे हुए हैं कोरोना में। और तीसरी बात जिस तरह से भ्रष्टाचार का जो सिस्टम यहाँ पर बना है, और ये मेरी भ्रष्टाचार की अगर मैं जलपा जी बात करूं तो ये मैं नहीं कह रहा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जो कह रहे थे कि मैं आधी विकेट पर जाकर बल्लेबाजी कर रहा हूं, उन्होंने बताया था ऐसे महसूल के जो बड़े बड़े जो विभाग हैं वो किन लोगों को दिए गए हैं। शिक्षा का विभाग किसको दिया गया है? जिनका लड़का भावनगर के अंदर एक जो एग्ज़ाम दे रहा था और उसके अंदर चोरी करते हुए पकड़ा गया था, उनको शिक्षा विभाग दिया गया है। तो आप समझ लीजिए कि कैसे लोग, कैसे चारित्र वाले, कैसे विचार वाले लोग इस जो विभाग दिए गए, तो इनका डूबना, इनकी नैया डूबना तय है। मन बना लिया है यहाँ की जनता ने। तो ये परिणाम जिस तरह से जो शायद 150 जिस तरह से सरप्राइज की जो बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, उसी तरह इस प्रदेश की जनता भी सरप्राइज ही देगी आपको। जी, सरप्राइज देगी। जी, संजय जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर आपने सुन ही लिया होगा, यहाँ पर राजनीतिक विशेषज्ञ है, उन्होंने भी अपना जो एनालिसिस है वो बताया। यहाँ पर कांग्रेस की ओर से विरम जी है, वो भी अपनी बात कह रहे थे। क्या कहना चाहोगे, क्या लगता है? यहाँ पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने अनुभवी लोगों को निकाला है, तो ये नए जो लोग हैं वो 2022 में मतलब चुनाव नहीं जीता पाएंगे। क्या कहना चाहोगे, क्या है टारगेट और क्या है स्ट्रेटेजी? जैसा कि हम सब जानते हैं, ये जो नो रिपीट थियरी वाला जो फॉर्मूला है जी, वो यहाँ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आज से 15 साल पहले आजमाया गया था जी, और कई लोगों को, नए लोगों को कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर बनने का मौका दिया था और हमने देखा कि नई नेतागिरी उभर कर सामने आई। अभी एक ही साल पहले स्थानिक स्वराज के चुनाव में, जैसा कि मैंने बताया, बड़े जिसको बोलते हैं कठोर कदम उनके संगठन ने ये प्रतीत किया कि ये हमारे यहाँ पक्ष के जो हाई कमांड है वो सर्वोपरि है और वो जिसको सत्ता और सेवा करने का मौका देना चाहे उसमें बदलाव भी हो सकता है और नए लोगों को मौका भी दिया जाता है। और कोई भी काम करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है जी। तो हमारी पार्टी में नए लोगों को आगे लाने के लिए, यंग लीडरशिप को आगे लाने के लिए, ऊर्जावान व्यक्तित्व को नया मौका देने के लिए, किसी को आजमाएंगे नहीं तो उसमें क्या एफिशिएंसी है, उस व्यक्ति में क्या पोटेंशियल है, वो मालूम कैसे पड़ेगा। तो ये कई बार भारतीय जनता पार्टी ने आजमाई है और हर बार सक्सेस भी हुए हैं और ये जाकर के पक्ष में, हित में, क्योंकि आखिरकार प्रजा की सेवा ही सेवा का भारतीय जनता पार्टी के लिए मंत्र है। यहाँ हम कोई बड़े दिग्गज लोग या किसी जाति, किसी संप्रदाय या किसी झूठ के दबाव में आकर के कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है। यहाँ जो डिसीजन लिया जाता है ये लोगों के लिए जो उपयोगी हो और लोगों के हित में जो काम करने वाला हो, ऐसी नेतागिरी को सत्ता और जिसके लिए सत्ता के लिए हमारे यहाँ भारतीय जनता पक्ष में जिम्मेवारी ऐसा एक शब्द है, दायित्व ऐसा एक शब्द है, किया जाता है। जी बिल्कुल। योगेश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर चलो भाजपा का जो चित्र है वो तो स्पष्ट हो गया है। आज 2022 का इलेक्शन देखे तो भाजपा और कांग्रेस के बीच हमेशा बराबर की जो टक्कर है होती थी। 2017 में भी देखा था कि किस तरीके से कांटे की टक्कर देखने को मिली। अब जब नई पार्टी आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और दूसरी भी जो पार्टी है, कुछ जो होते हैं वो निर्दलीय रिश्ते भी जो है चुनाव लड़ते हैं, क्या लगता है दूसरी पार्टियों को भी कितनी मजबूत तैयारी करनी होगी? क्योंकि भाजपा का चित्र अभी क्लियर है। भाजपा का पिक्चर क्लियर है, वो सही बात है। अगर विरम भाई मुझे सुन रहे तो मैं उनका फिगर बताऊं। 2017 में जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ
भाजपा को 49% वोट मिले थे, कांग्रेस को 42% वोट मिले थे और भाजपा का लक्ष्य था 150, लेकिन 99 तक पहुंचने में वो लोग थक गए। अभी आज 112 उनकी संख्या है और ऑल थैंक्स टू कांग्रेस, वो कांग्रेस के वहां से वो सब लोग गए। तो ये मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी कैसे चला रहे हो कि आपके विधायक जा रहे हैं और कितने 13 इतने मेंबर्स चले गए, तो ये कोई अच्छी बात कांग्रेस के लिए नहीं है। मेरा तो ये कहना है कि कांग्रेस को अभी, ये मेरा कोई हैसियत नहीं है, फिर भी मैं बोलता हूं कि कांग्रेस को अभी कुछ मजबूत होना पड़ेगा ताकि वो शासन में आए या ना आए, लेकिन मजबूत विपक्ष बने और जो सत्ताधारी पार्टी है उनको कंट्रोल कर सके कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो रहा है, ये गुजरात का दुर्भाग्य है। गुजरात में ये जो भाजपा का अभी राज चल रहा है 27 ईयर्स से, वो क्या कारण है? ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आज के दिन प्रजा में जो रोष है, कोरोना में जिसके स्वजन गुमाए हैं, मेरे जैसे की बात करो तो हमने जो स्वजन गुमाए वो हमारे दिल में बहुत आघात है। और आज की तारीख में सौराष्ट्र में बाढ़ आई है, कहां पर आई है? जामनगर, राजकोट, अमरेली, धारी, जूनागढ़ और सब जगह पर, लेकिन इसमें काम करने वाला कोई नहीं है। आज मैंने एक बड़ा बोर्ड देखा, नरेंद्र भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमको मुफ्त राशन दे रहे हो। अरे भाई वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज बाढ़ में फंसे हुए लोग को कोई फूड पैकेट देने वाले नहीं है। 3 दिन से उनको कोई खाना नहीं मिला। कहाँ गए आपके सब कार्यकर? भारत दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के कार्यकर कहाँ थे? और सब संवेदनशील लोग गांधीनगर चले गए थे, कोई वहां पर नहीं था। और ये काम करने की जरूरत है। संवेदनशील अब हट गए हैं, लेकिन ठीक है, नहीं अब काम करने वाले लोग चाहिए, अब काम करने वाले लोग चाहिए जी। और ये जो बात है, मैं आपकी ही बात बताया, बोल रही हूँ जी, बिल्कुल। ये जो 2 इंसिडेंट्स मैंने बताया वो अभी प्रजा के दिल में है कि भी हमारे लिए काम करने वाले कोई नहीं है। वो मैंने बहन की बात बताई, वोट मांगने वाले कहाँ गए, तो अभी सब उनको जवाब देंगे कि भी हमारे लिए कोरोना में आपने क्या किया, ये बाढ़ के समय में क्या किया। बाकी तो शासन आपका बहुत अच्छा चला, क्योंकि आपने 9 दिन का उत्सव मनाया कि हमने 5 साल में बहुत काम किया, बहुत काम किया। प्रजा के पैसे से बड़े बड़े उत्सव बनाए, लेकिन वो उत्सव मनाने के बाद 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री को आपको हटाना पड़ा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पार्टी स्वीकार कर रही है कि हमारे 5 साल में कोई अच्छा काम नहीं हुआ, और इसीलिए मुख्यमंत्री को भी हटा रहे हैं और सब सीनियर मंत्री जिन्होंने काम किया या नहीं किया उनको भी हटा रहे हैं। तो ये पार्टी ने स्वीकार किया, उनकी निष्फलता क्या है, उसका वो फेलियर कहाँ है। जी, कैप्टन के साथ पूरी टीम है, उन्हें निकाल दिया। विरम जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। सवाल मेरा वही रहेगा कि जिस तरह अभी आज की बात करें, भाजपा का चित्र स्पष्ट हो गया है, और अगर कांग्रेस की बात करें, 2017 की बात करें तो कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। कुछ सीटों की वजह से कांग्रेस जो है वो सत्ता में आने से चूक गई थी। अब क्या लगता है 2022 में भाजपा का चित्र स्पष्ट है, भाजपा युवाओं के बल पर जो है वो चुनाव लड़ने वाला है, ये स्पष्ट दिखाई देता है। क्या लगता है आने वाले समय में कांग्रेस जो है उसके चेहरे क्या क्या रहेंगे? क्योंकि लोग जो है वो हमेशा चेहरा देखते हैं। जैसे केंद्र की बात करें तो मोदी नहीं तो कौन, जैसे यहां पर गुजरात की बात करें तो यहां पर ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा है, भाजपा नहीं तो कौन पार्टी और क्यों पार्टी, और उसका चेहरा कौन? जल्पा जी, मैं आपका उत्तर पहले दे देता हूं, फिर मैं चुटगर जी की बात पर भी आऊंगा। और आपने जो चेहरे की बात की, तो कांग्रेस हमारा पंजा है, वही चेहरा है हमारा। और बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने 2017 की, जो हमारे आंकड़े जो थे, जो उन्होंने बताया, जो 42% हमारा वोट शेयर था, या तो 49% जो बताया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का। हम लोग थोड़ी सी, कोई मान लीजिए कि हमारी कोई गलती हुई या तो कुछ जो भी हुआ, हम सत्ता में आने से थोड़े से दूर रह गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो भी जनादेश हमको मिला, हमने
अपने माथे पर, अपने सर पे चढ़ाया और हमने कहा कि हम और भी काम करेंगे और प्रजा के बीच में जाके फिर से 5 साल चुनाव आएंगे हम, लेकिन एक विपक्ष के रूप में भी हम जनता के जो प्रश्न हैं उनको उठाते रहेंगे। और आप देखिए विधानसभा के अंदर जब जब वहाँ पर जब ज़रूरत पड़ी हो, चाहे मूंगफली की बात हो या तो भ्रष्टाचार की बात हो, हमारे विपक्ष के नेता के साथ साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित जी भी वहाँ पर थे और सारे जो मुद्दे थे उन पर बहस हुई और उन्होंने बतौर, लेकिन सरकार की नीति जो थी, उनका जो चारित्र था वो उन पे काम करने का था ही नहीं। वो लोग जब भी हमने कोई आवाज़ उठाई या तो कुछ, उनको नज़रअंदाज कर दिया। जनता के बीच भी हम गए, हमारे पे जब हम रोड पे उतरे उनके लिए जनता के प्रश्नों को लेकर, तो पुलिस को वहाँ पर भेज दिया गया और हमको सीधे जेल में डाल दिया जाता है। हमारे क्यों लगता है कि विपक्ष कमजोर रहा गुजरात का? आप जो नहीं, बता रहे हो मैं सुन रही हूँ, वही तो बता रहा हूँ, लेकिन जो क्यों ऐसा? लेकिन विपक्ष की भूमिका जो है वो बखूबी कांग्रेस ने निभाई है। लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो हिंसा की बात करके जो अपना पक्ष रख रही थी जब वो लोग विपक्ष में थे, तब वो हमारे चारित्र नहीं है। हम जो भी आंदोलन करते हैं या तो जो भी कार्य करते हैं वो शांतिपूर्ण हमारा कार्यक्रम होता है और गांधी जी ने जो दिखाए हुए जो रास्ते हैं उसी रास्ते पर हम चल के हम कभी भी हिंसा को कहीं हमारे पक्ष में जगह नहीं देते हैं। हमने अहिंसा के माध्यम से इस देश की जनता का प्रश्न जो भी उठाया हमने सरकार के, अगर आप ऐसा मानते हो कि जनता के जो कर से पैसे जो हमारे पास सरकार के पास आते हैं उनसे जो असकयामतें जो खड़ी हुई है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए, तो वही एक अच्छा विपक्ष है जो पब्लिक का प्रश्न उठा रहा है। तो वो मैं उसे नहीं मानता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो पैसा है वो पैसा का है, वो प्रजा का पैसा है और इस पैसे को हम मतलब आंदोलन करने के कई तरीके हैं, मनाने के भी शांतिपूर्ण तरीके भी कई हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जो बात है वो रखने के भी कई तरीके, कई जगह पर हमने धरने किए, हम शांतिपूर्ण उनको आवेदन भी दिए, हमने कलेक्टर से लेकर राज्यपाल तक हम लोग गए हैं और जब ऐसी आपत्ति, लेकिन जब पूरी तरह से ये बहरी अंधी सरकार हमें नजरअंदाज कर रही है, यानी कि हमको नजरअंदाज करना, विपक्ष को नजरअंदाज करना, विपक्ष को नजरअंदाज करना, यानी कि आप जनता से नजरअंदाजी आप मुंह फेर रहे हैं जनता से। आपके लिए सरकार जो भी होती है उसके लिए 6.5 करोड़ की जनता जो है वो सब एक समान होती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर भेदभाव रखा जाता है कि कांग्रेस के ये वोटर है, ये कांग्रेस का तबका है, तो यहाँ पर काम नहीं होगा। और अगर इसके लिए मांग उठ गई है कांग्रेस से तो वो उसको बिल्कुल ही निगलेक्ट करते हैं, ये हमने देखा है। और कोई भी प्रश्न हुआ होगा, आप देखिए हर प्रश्न के लिए कांग्रेस हमेशा आगे आई है और उनका पक्ष रखा है। लेकिन क्या होगा? मतलब जिस तरह हमने देखा कि 2017 में 99 पर है वो बीजेपी रही थी, मतलब काफी कम सीट हम गिन सकते हैं, क्योंकि गुजरात जो है वो हमेशा से भाजपा का गढ़ माना जा रहा है। क्या लगता है, क्योंकि वहां पर से जो 99 था उसका जो संख्या बल है विधायक का वो बढ़ गया, अब 2022 का चुनाव आ रहा है, संभलना तो कांग्रेस को भी है। कहीं ना कहीं आपके जो विधायक है या कार्यकर्ता है या कोई नेता है, कहीं ना कहीं ऐसी ट्रेनिंग की आवश्यकता तो है जो आपकी पार्टी छोड़कर ना जाए। देखिए जल्पा जी, जिस तरह से चुटगर जी ने भी बताया और आप सब जानते हैं कि जिस तरह से 25 साल से यहाँ गुजरात के अंदर हमारी सरकार नहीं है, लेकिन वो सच्चा कांग्रेसी आज भी आप देखिए कि 27 साल से अगर हम प्रदेश में नहीं है, सत्ता में नहीं है, फिर भी यह कांग्रेस का एक कार्यकर एक कटिबद्ध अपने आप को कांग्रेसी कहने के गर्व के साथ कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। और जो लोग अभी जो आप जो चुटगर जी ने बताया कि जो लोग चले गए, वो लोग टिकट लेने के लिए हमारे राजीव गांधी भवन के अपने जूते घिस जाते थे, कई लोगों के साथ आकर उन्होंने अपने काम बताते थे और उन काम के आधार पर जो उन्होंने अपने विस्तार में जो कार्य किए होते हैं उनके आधार पर हमसे वो टिकट की मांग करते थे और उस आधार पर हम लोग टिकट, अब हम किसी के दिल में तो हम नहीं बैठे हैं कि वो आगे जाके क्या करने वाला है। और कई लोग अति महत्वाकांक्षी जो लोग होते हैं वो शायद हमारे साथ धोखा करके गए, लेकिन जो लोग धोखा करके गए हैं आज परिस्थिति उनकी भी क्या हुई है हम सब लोग देख रहे हैं जी। कई लोग तो ऐसे भी थे जिनको हमने यहाँ जो पद दिया, जो उनसे उनके हैसियत के हिसाब से हमने ज़्यादा दे दिया, और वो लोग ऐसी भी बातें करने लगे कि हम तो वो ग्रीन पेन से साइन करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं। वो कहाँ पर हैं आज ढूंढे हुए
आज उनको ढूंढने निकले दिया लेके तो भी नहीं दिखाई दे रहे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो चले जाते हैं, लेकिन किसी के जाने से 135 साल पुरानी हमारी पार्टी है, ऐसे कई लोग आए और कई लोग चले गए, लेकिन कांग्रेस अगर किसी को नाक दबाकर कांग्रेस पार्टी से कुछ मांग रहा है और कुछ करने की जुर्रत कर रहा है तो कांग्रेस कभी नहीं झुकेगी, किसी के सामने कांग्रेस नहीं झुकेगी, क्योंकि जिस तरह से 135 साल से इस देश के जनता की सेवा जिस तरह से कांग्रेस कर रही है, वो किसी की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों के साथ कभी समाधान नहीं करेगी। जिन लोगों को जाना है, हमारा चारित्र नहीं है, उनका जो प्लस पॉइंट है वो अपनाना तो पड़ेगा। अगर हम भाजपा की बात करें तो उनकी जो दो मतलब हम अगर उनके प्लस पॉइंट गिन ले तो एक तो है उनका कि डैमेज कंट्रोल, वो सही समय पर एनालिसिस कर लेते हैं, सही समय पर रिपोर्ट आ जाता है, उस हिसाब से जो बदलाव है वो भी हो जाते हैं। डैमेज कंट्रोल, नाराजगी भी बता रहा हूँ, सत्ता का केंद्रीकरण जो हो जाता है, मेरी बात सुनिए, सत्ता का जो केंद्रीकरण हुआ, सारी मैंने वही बताया, संवैधानिक संस्थाओं पर जो उन्होंने एक अधिकार जमा लिया है, उन्होंने जिस तरह से कंट्रोल कर लिया है, वो सारे मैसेजेस हमारे फोन टेपिंग होने लगे और वो फोन टेपिंग के आधार पर उन लोगों ने जो जहां पर हमारी कुछ बातें, फोन टेपिंग तो ऐसा है ये पुराना रहा है और जो आप पुराना नहीं, मेरी बात सुनिए, तो ये पूरा अभी हलफनामा दायर करने की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा उनको हलफनामा दायर करने की बात आई तो भी सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी पिछली 2 दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें सरकार को डांटा है और सरकार, लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने जिस तरह से नहीं जिस तरह कांग्रेस के शासन में देखिए, मैं उसका उदाहरण देता हूँ, कांग्रेस के शासन में हमें बहुत दूर जाना नहीं है। हम पिछले सालों की बात करें, जब हमारी यूपीए शासन का 10 साल का जो शासन रहा, इन लोगों ने जिन लोगों पे उंगली उठाई, ये जो इनके सारे जो संगठन जो मिलकर आया था, कोई आज मुख्यमंत्री बना हुआ है, कोई राज्यपाल कहीं का बन गया, उसमें हमें नहीं पड़ना है। आज एक आदमी है जो कुंभकर्ण की निंद्रा में सोया हुआ है कहीं महाराष्ट्र में, वो उस वक्त लेके जो आया था लोकपाल की बात करके, जिस तरह से भ्रष्टाचार कांग्रेस के यूपीए शासन में जो हो रहा है, और जिन लोगों का नाम उन्होंने दिया, उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उनको बोला कि भाई जो आपके ऊपर अगर उंगली उठी है तो आप कायदा की जो हमारी परिभाषा है कानून के दायरे में, उसको आप वहाँ से आप जिस तरह से सीता माता को अग्नि परीक्षा देकर बाहर निकलना पड़ा था, उन सारे लोगों को कहा गया कि आप जाइए, आपके ऊपर केस दर्ज होगा, अगर आप दोषित पाए गए हो तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल होगा, और सारे लोगों को उनको इस्तीफा दिलवाकर उनके ऊपर FIR भी दर्ज हुई थी और कानून उनको जेल में भी डाला गया। लेकिन वो कब जाकर छूटे? भारतीय जनता पार्टी के शासन में 2015 में उन लोगों को निर्दोष छोड़ दिया गया। तो ये हमारा चारित्र है, हम लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते। अगर किसी ने जवाहरलाल नेहरू लाए थे कामराज पॉलिसी, सारे सीनियर नेता जब लगा था कि कांग्रेस डूब रही है, सारे सीनियर नेता के जो है इस्तीफे ले लिए गए थे। अभी देखिए ना, आपको नहीं लगता कि आप मेरी बात सुनिए, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप ये सवाल कर रही हैं तो ये कौन, मैं आपको बता सकता हूँ, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात कर रही है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन लोग युवा हैं। इससे जो है वो माइनस है, युवा टीम की अगर आप बात कर रहे हैं, नहीं, आप जिस तरह से मेरे मित्र अपने इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप ये सवाल कर रही है, मेरे को तो बताइए कितने लोग युवा है इसमें? जी 59 साल के हमारे मुख्यमंत्री हैं, क्या युवा आप उसको गिनते हैं? मंत्रिमंडल में राजेंद्र नहीं, ये कन्हूभाई देसाई है 17 साल के हैं, क्या उसको आप युवा कहेंगी? इसके साथ ऋषिकेश पटेल है 61 साल के हैं। पिछले मंत्रिमंडल के मुकाबले राजेंद्र त्रिवेदी हैं, वो जो हमारे विधानसभा पिछले मंत्रिमंडल से कंपेयर करके युवा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते? एवरेज निकाले युवा कह सकते हैं, 8 से 9 लोग हैं, 8 से 9। राहुल गांधी भी युवा नेता है, कितने साल के हैं? जन्म उनका 70 का है, 19 जून 70। लेकिन अगर 60 साल आपको, अगर 60 साल के राहुल गांधी आप अगर युवा कह रही है, युवा कहूं या ना कहूं? राहुल जी को मैं युवा कहूं या ना कहूं? लेकिन मैं वही तो बता रहा हूँ, राहुल जी को 70 साल का युवा है, 70 साल का युवा है आपको, यहाँ पर 70 साल का युवा दिखा रहा है। 1970 उनको युवा कहूं या ना कहूं? युवा नेता अगर है राहुल गांधी, भाजपा का मंत्रिमंडल युवा है। मेरे
मित्र ऊर्जावान 17 साल के व्यक्ति को जी। युवा बता रहे हैं जी, उनको युवा बता रहे, तो हमारे जी। हमारे हमारे जी, राहुल गांधी जिस तरह युवा है वैसे ये है ना, भाजपा की युवा है ना, मतलब एवरेज में कहा गया था कंपेयर करके कि ये युवा वो मंत्री 10-20 साल का मतलब मुकाबले में अगर 20 साल अगर बड़े हैं कोई व्यक्ति और उसको आप जी। युवा बता रहे हैं, उनसे राहुल जी से 20 साल बड़े हैं, उनको युवा किसी ने तो नहीं राहुल जी तो बताया। युवा है ना। मंत्रिमंडल यानी कि जब नए चेहरे आते हैं और जब ज्यादातर जो लोग हैं अगर एवरेज निकाला जाए या पिछले मंत्रिमंडल से जब कंपेयर होती है तब 8 ये से शब्द 9 लोग आता है युवा। 8 से 9 लोग, लेकिन जो भी हो आपको संभलने की जरूरत तो है वीरा, वो क्योंकि आप जो 60 यहाँ साल पर के बता ऊपर रहे थे हैं, आपने कहीं ना 60 साल कहीं के ऊपर हैं, कहीं ना कहीं अपने पार्टी के एक संवैधानिक, मेरी बात सुनिए, और बात की, लेकिन कहीं ना कहीं वो भाजपा के पॉलिसी भी हमारे बनी हुई कि 60 या 61 साल के लोग होते आप हैं वो रिटायर भी हो भाजपा के जाते हैं, प्लस पॉइंट तो यहाँ पर गिनवा रहे हो। और अगर संजय जी जो बता रहे थे, जी। मेरे मित्र जिन्होंने बताया कि हमने ये भी किया था, तो ये पॉलिसी सिर्फ ये चुनाव जब आने नेहरू वाले जी की तहाँ पॉलिसी थी, अभी तक ही नेहरू जी को लानी रहेगी। पड़ी थी। नहीं, अभी जो 2022 का चुनाव आने वाला है वहां तक ये पॉलिसी रहेगी कि उसके आगे जाके भी उसको पार्लियामेंट तक भी आप उसको रिपीट नो रिपीट थियरी आप वहां भी अपनाएंगे। भाजपा को जीत दे दी 2022। तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि ये कुछ लोगों के लिए, ये कुछ लोगों के लिए, ये कुछ लोगों के लिए है, ये कुछ लोगों के नो थियरी सिस्टम आप कुछ नहीं तक आप बताइए ना, तो आप नो रिपीट थियरी वहां पर भी ले जाएंगे, नो रिपीट थियरी आप वहां पर भी अपनाएंगे। पर कहीं ना कहीं मेरा प्रश्न ये था कि ये सारी बातों को चेहरा तो लाना पड़ेगा। अगर मैं इसको संक्षिप्त में कह दूं मैं ना, तो जी। ये जो बातें होने वाली है सिर्फ ये 2 लोग निर्णय जो ले रहे हैं, जी, जो अपने आप को जी। भारतीय जनता जी। पार्टी से भी वैसे अपने तो आप को कांग्रेस का बड़ा निर्णय भी समझते था, हैं, सोनिया पर गांधी, समझते राहुल हैं, गांधी और लेते हैं। तानाशाह ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, नरेंद्र मोदी दामोदर दास पार्टी जी। हो चुकी है, जी। और वो जो निर्णय लेते जी। हैं वही इनको मानना होता है। पर वो तो चाहे किसी भी कोई पार्टी में होता वो है। चाहे मेरे आप मित्र जो संजय बोल भी रहे हो, माने आप जो या बोल ना रहे हो, माने, उससे मैं सहमत हूं कि लेकिन यहाँ पर सच्चाई नरेंद्र ये मोदी, है, अमित शाह सच्चाई बोलेंगे, ये है, भाजपा में वो होगा, सच्चाई लेकिन ये है। कांग्रेस में भी तो है गांधी परिवार। मतलब हर एक पार्टी में हाई कमांड क्यों कहलाता है? मतलब ये जवाब दे दीजिए मुझे। अरे हाई कमांड क्यों होता है? हाई कमांड हमारी मतलब ये तो वर्किंग मैं बोल रही कमेटी हूँ, है, आप जो बोल रहे कांग्रेस हैं की मैं मुकर वर्किंग नहीं रही हूँ, कमेटी नरेंद्र मोदी, अमित शाह की कांग्रेस करती। पार्टी की वर्किंग कमेटी है जो वहाँ निर्णय लेती है, क्या कोई बात एक है? व्यक्ति क्या नहीं बात लेता है? है क्या ना, वो बात है? राहुल गांधी ले। देखिए क्या बात है? क्या राहुल बात जी ने, है? मेरी क्या बात बात बोल सुनिए, रहे हो? हमारे परम आदरणीय राहुल जी ने भी जब उन्होंने जी, चिट्ठी किसे लिखी गई? चिट्ठी किसे लिखी गई? किसने लिखी? किसने लिखी? क्या किसने बात है? लिखी? कितने नेता थे आपके? अरे कपिल किसने सिब्बल, लिखी बताइए ना। नाम काफी अरे लंबी जो लोगों ने, लिस्ट है। अगर मैं वही नाराजगी जताई तो थी मैं सोनिया वही तो गांधी, बता रहा हाईकमांड, हूँ, डिसीजन मैं कौन वही तो लेगा? बता रहा हूँ कि मैं उन्होंने यही बोला था मैं कि यही बात अध्यक्ष रख जो रहा है हूँ वो आपके नियुक्ति हो सामने कि जानी पूरी चाहिए। तरह से और आप लोकतांत्रिक इलेक्शन पार्टी है करवाए, हमारी, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लोकतांत्रिक पार्टी हाईकमांड, है। सोनिया आप जिन गांधी। लोगों का नाम लेना चाहती है मेरे मुंह से, तो वो सारे लोग हमारे सीनियर है, हमारी सीनियर पार्टी नेता है, उनकी के, कदर हमारे करो, सीनियर अध्यक्ष लीडर का आप बनाओ। नाम लेना, तो मैं देखिए वही राहुल मैं गांधी भी में लिख वो सकता हूँ। देखिए आपको एक मैं चीज भी लिख एक्सेप्ट करनी सकता होगी। हूँ। आप अभी अनुभव की बात कर रहे थे, आप अभी अनुभव की बात कर रहे थे, राहुल गांधी में अनुभव नहीं है जो नेताओं में, ये भी आपको मानना होगा। अभी आप बता रहे थे कि भाजपा जो है वो हारने वाली है क्योंकि वो लोग नए चेहरे लाइए। अगर आप समझिए राहुल जी को भी एक्सपीरियंस नहीं है, ये जो नेता बैठे हैं वो कहीं ना कहीं जब आपकी पार्टी की सरकार थी तब वो बैठे थे, राहुल गांधी कहीं नहीं बैठे। जब छोड़ दिया तभी वर्किंग कमेटी ने उनको भी बोला था कि आप प्रमुख बने रहिए, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहिए, उन्होंने ना बोला। सोनिया जी तो मैं वही तो बता रहा हूँ। अरे क्या, देखिए मेरी बात सुनिए, जिस तरह से आज गांधीनगर में चुटकर जी ने बहुत ही बढ़िया बात कही। चुटकर जी ने क्या बताया कि आज एक औरत वहां पर खड़ी हुई कह रही थी कि जिनको हमने वोट दिया वो कहाँ है, वो आज गांधीनगर में सत्ता पाने के लिए, वो कुर्सी पाने के लिए वहां पर बैठे हुए थे। और उसके परिप्रेक्ष्य में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी ने वो प्रधानमंत्री का पद जब मिल रहा था उन्होंने त्याग दिया था। सब लोग यूपीए संगठन में जो सारे लोग हमारे थे उन्होंने सबने बोला था कि सोनिया जी आइए और आप प्रधानमंत्री पद। तो ये फर्क है हमारे में, त्याग और बलिदान की पार्टी है हमारी, त्याग और बलिदान दिए हैं हमने लोग। अगर सोसाइटी का चेयरमैन भी बनना हो ना तो वो भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं छोड़ सकते हैं।
एक शौचालय मंत्रालय बनाना हो तो ये भी वो पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। ये प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च स्थान हमारी सोनिया जी ने छोड़ दिया था, त्याग दिया था, और उन्होंने बोला था कि हमारे अर्थशास्त्री जिसे विश्व ने मानव प्रमाणित किया हुआ था कि अगर कोई सबसे बड़ा देश का कोई प्रधानमंत्री है, कोई बड़ा अर्थशास्त्री है तो भारत के देश का मनमोहन सिंह जी। तो उनको हमने प्रधानमंत्री बनाया था, उसके बाद हमने उनको प्रधानमंत्री बनाया था, और उनकी नीतियों को कहा तो जा रहा था कि जो मनरेगा की हमारे अगर हमारे आज संजय भाई भूल गए हैं जो इसको संवेदनशील कहते हैं, वो प्रधानमंत्री ने पहले दिन उन्होंने वो बोल दिया था इस देश के अंदर अगर कोई कांग्रेस की निष्फल योजना है तो मनरेगा। और उनके आका आज अमेरिका वाले वही कह रहे हैं कि इस देश के अगर कोरोना के अंदर अगर कोई उनके आका है ना, वो बैठे हो जो यहाँ से ट्रम्प को पूछ के काम करते थे, उनको जाकर नहीं, ट्रम्प से पूछ के तो नहीं करते होंगे, मतलब ट्रम्प को क्या समझ में आएगा? किया जाता था जब प्रधानमंत्री ये बात के काम किया जाता था। बिल्कुल नहीं, आप सबूत बताइए ट्रम्प को। बहुत सारे सबूत है, बहुत सारे सबूत है। क्या मतलब ट्रम्प ने क्या बोला? जिस तरह से पहले सत्ता प्राप्त करने के लिए जो देश उनको वीजा नहीं दे रहा था, वो उन्होंने यहाँ पर जैसे सत्ता प्राप्त की, वो पहली यात्रा उनकी अमेरिका थी। और सबसे बड़ी शर्मजनक बात वो थी उस दिन कि हमारे प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री, एक देश का प्रधानमंत्री जब विदेश यात्रा पर जाता है अमेरिका के अंदर, और उसको रिसीव करने के लिए उनकी आवभगत करने के लिए एक मेयर वहां पर आती है, कोई भी पार्टी हो, अगर देश का प्रधानमंत्री है, और निर्लजता वहां होती है, हमारी देश की अस्मिता वहां खत्म होती थी, वहां पर होती थी, वहां घुटने टेकने चले जाते थे। देखिए चाहे कोई भी पार्टियों में बहुत लेकिन वो सब पूरी गरिमा हमारे देश की हाई कमांड के बारे में जो कार्य करता है वो हमारी वर्किंग कमेटी है। मैंने जल्पा जी मैंने बताया हमारी वर्किंग कमेटी है, हमारी वर्किंग कमेटी है, CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी। इतने बड़े नेता है, चुटगर जी भी इसको मना नहीं करेंगे, सोनिया गांधी को हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, वो निर्णय लेगी, हमारा हाईकमांड तो सोनिया और सारे प्रदेश में से पत्र नहीं, पूरे देश के अंदर से हमारे जो नुमाइंदे होते हैं वो कमेटी में बैठे होते हैं और वो निर्णय लेते हैं, वो निर्णय लेते हैं, यहाँ से सबकी आवाज जाती है और उनमें से जब जाके निर्णय लिया जाता है हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी वो निर्णय लेती है। जब भी गहलोत और पायलट के बीच भी फाइट होती है तब राजस्थान के जो इतने सारे कार्यकर्ता या उनकी नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को आना पड़ता है, राहुल गांधी को आना पड़ता है। पंजाब में जब अमरिंदर और सिद्धू की लड़ाई होती है तब भी कहीं ना कहीं सिद्धू जो है वो दिल्ली जाते हैं, राहुल जी उन्हें शायद तो ना भी मिले, प्रियंका जी मिल जाए। गलत क्या तो मोदी जी और अमित शाह हमारे साथ हमारी पार्टी, अगर सोनिया जी से मिलते हैं तो सोनिया जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या अगर उससे नहीं मिलेगी तो किससे मिलेगी? एक प्रोटोकॉल भी तो होता है ना, प्रोटोकॉल नाम की भी चीज होती है, हमारे अध्यक्ष से मिलती है, वो पूरे हमारी वर्किंग कमेटी में उसको बात को रखा जाता है, उनके अध्यक्ष स्थान पे, सोनिया जी के अध्यक्ष स्थान पे उसको रखा जाता है, और जो भी प्रश्न होते हैं सोनिया गांधी हाईकमांड है वही फैसला रहेगी, ये बात लेकिन थोपा नहीं जाता, ऊपर से थोपा नहीं जाता है। आप बोल रहे हो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के दो निर्णय जो व्यक्ति ले रहे हैं ऐसा हमारे वहाँ नहीं होता है। हम सारे मिलकर पायलट जी की भी नाराजगी है, पायलट जी इंतजार कर रहे हैं अगर वीरेंद्र देसाई को भी कोई बात रखनी है तो वो भी जाएगा, वो वर्किंग कमेटी में अपनी बात रखेगा, पार्टी के फोरम में हम बात रखेंगे। अगर हमारी पार्टी में हमारा परिवार है तो परिवार के सामने जाके हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी वाले के पास थोड़ी ना जाएंगे। हाई कमांड मतलब वर्किंग कमेटी हमारी CWC वो निर्णय लेती है जी, उनके अध्यक्षा हमारी सोनिया जी है। अगर कल कोई और बनता है तो उनके पास जाएंगे, वही है जो एक प्रोटोकॉल जो नियम होता है तो उनके पास ही जाएंगे ना। भाजपा के परिवर्तन पे आप सवाल उठा रहे हो, लेकिन सही में लोग राह देख रहे हैं कि कब कांग्रेस में परिवर्तन। कौन मानता है? हाई कमांड में तो परिवर्तन चलो दूर की बात है, लेकिन प्रदेश में तो आपको जरूरत तो है परिवर्तन की, क्योंकि भाजपा की नई टीम है और ये बार सबसे ज्यादा युवा वोटर टर्न करेंगे वोट, ये कहा गया है, ये रिपोर्ट है, आपको उस पर स्टडी करना चाहिए। चावड़ा जी बहुत ही बखूबी अपनी जिम्मेदारी वो इस्तीफा दे चुके हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं ना, फिर भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पर कब तक
कब निभा तक? रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद जिम्मेदारी निभा हमारी रहे हैं। हम लेकिन उत्सव कब में तक? नहीं नया मानते, हम कब? फोटो सेशन में परिवर्तन नहीं कब? मानते। परिवर्तन हमारी कब? जो परिस्थितियां परिवर्तन में नहीं जिस मानते तरह से आप। लोग परिवर्तन में नहीं जिस तरह मानते से आप। कोरोना में जो परिस्थितियां परिवर्तन नहीं निर्माण हुई थी मानते। उसके सेवा में हम लोग लगे हुए बिल्कुल थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी अगर सेवा ऐसा में हम होता- लगे हुए थे। अगर ऐसा वो निर्णय हम होता- बाद नहीं, में भी नहीं, ले अगर ऐसा सकते होता, वो तो निर्णय हमें हम बाद में कांग्रेस भी के ले सकते कार्यकर्ता भी लाइन में हैं। नजर वो आते। निर्णय हम बाद में भी हमने ले भी दृश्य सकते देखे हैं। हैं। कार्यकर्ता वो निर्णय किसी हम का बाद नहीं में भी ले था। सकते कार्यकर्ता किसी हैं। पार्टी का जिस तरह से विजय रूपाणी जी को मिच्छामी बिल्कुल दुक्कड़म भी नहीं कहने दिया किसी और पार्टी जिस का तरह नहीं से था। हटाया गया ऐसा हमारी पार्टी में नहीं है। ठीक उसका भी है, पक्ष उन्हें रखा क्यों जाएगा, हटाया उसका गया, भी निर्णय उन्हें लिया क्यों जाएगा। हटाया गया, किस लिए हटाया गया, और न्याय लेकिन वो यात्रा हटाए गए हैं। हम जनता वो का प्रश्न सत्य है। लेके हम उनको मुआवजा देने के लिए बिल्कुल हमारी न्याय नहीं, यात्रा आप कोरोना काल में नजर नहीं आए, नहीं तो जिस चाहता तरह तो से जन विपक्ष क्या आशीर्वाद नहीं लेने करना निकले चाहता। थे वो निष्फलता यहाँ विपक्ष साबित हो बहुत गई काम कर और सकता हमारी था, न्याय तब आप यात्रा नजर को जिस नहीं तरह आए। से सफलता मिल रही बिल्कुल है नहीं। और हमारे आप परम बाहर आदरणीय आने- जी, हम बिल्कुल अमित नहीं। चावड़ा जी कोरोना के की बाढ़ आके गई, अब आप उनके क्योंकि स्थान से चुनाव आ हम रहा है, आप लोग मुद्दा पूरी बना रहे तरह हैं। से बिल्कुल सफल नहीं। यहाँ पर आप हुई चाहते है तो आप हमारी आ सकते योजना थे। और हम आप सबको वहाँ घर से जा डिजिटल जाकर होके लाइव कर सकते थे कि क्या हमारे हो रहा लिए है, अगर कुछ गलत हो रहा है आप हमारी वहाँ पर से लाइव हो सकते थे, लेकिन हमने एक वीडियो किसी का उसका नहीं दिखा कि क्या हुआ। निधन हुआ है उनके प्रति हमारी संवेदना है बिल्कुल और नहीं, संवेदना सबकी है, के काम साथ तो होगा। हम उनको लोगों के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल। जो सरकार ने उनसे मुंह फेर लिया है हम उसको जी, जो लेकिन हक आप है वो उस हक वक्त दिलाने कहाँ के लिए थे हम जब आज ये भी लड़ घटना रहे हैं। घटित न्याय हो रही यात्रा थी? ये भी सबसे बड़ी। प्रश्न है। चुटकर जी आप हमारी घटना जिस तरह घटित से हो हम रही न्याय थी, यात्रा ये भी लेकर प्रश्न निकले है। ठीक जिस है, तरह से समय का आंकड़े थोड़ा छुपाए अभाव गए है। हैं समय का थोड़ा अभाव है विरम जी, कोई बात नहीं। हाई कमांड से बात चालू हुई थी, गुजरात तक आई जानी आज भर चुके आपको हैं। गुजरात दिखाओ तो आपको अमेरिका याद आएगा, आपको हाई कमांड दिखाऊंगी तो गुजरात याद आ जाएगा। ये बेसिक वो पत्रकार भी समझ चुके हैं, पत्रकार समझ चुके हैं, पत्रकार समझदार है। देखिए पत्रकार प्रदेश की सभी जनता पार्टी के की बीच बात में सुनते हैं। कांग्रेस का कार्यकर जुड़ा हुआ है, उनके साथ है। बिल्कुल नहीं है, उनके यहाँ पर साथ भी है। गांधी आप परिवार देख का लीजिए दबदबा जिस है। तरह से दबदबा जिस तरह गांधी से परिवार का सौराष्ट्र है। की जिस तरह से दबदबा ये गांधी लोग परिवार सत्तालाल का साहब है। के लिए गांधीनगर सभी में पार्टी बैठे में हुए हाई थे। हमारा कमांड है। कांग्रेस जनता जाए तो का जाए एक कहाँ? कार्यकर चाहे कोई आज भी कितनी भी बात सौराष्ट्र कर ले। में आज भी सौराष्ट्र में उन पानी के बिल्कुल बीच जिस तरह से जो बिल्कुल बाहर नहीं, मुख्य प्रधान जो है वो 24 घंटे के भीतर तक पहुंचे थे। आपको ये भी बोलना चाहिए, वहाँ पर है, वो आपको ये भी बोलना चाहिए। मुख्य प्रधान और सत्ता 24 के लिए घंटे यहाँ के भीतर गए थे, यहाँ पर 24 जिस तरह घंटे से के भीतर गए थे, जिस तरह से 24 गुटबाजी घंटे के देखने भीतर को गए मिली थे। है देश की गुटबाजी और यहाँ पर भी है। गुजरात की जनता ने उसे यहाँ पर भी बखूबी देखा गुटबाजी है। है। और आप जैसे सनिष्ठ पत्रकारों ने इस कैमरे गुटबाजी यहाँ पर कैमरा भी के है, सारे माध्यम से पक्ष और में। टीवी के माध्यम से सारे सबने पक्ष में दिखाया है समय का कि अभाव है। संजय जी, क्या आप क्यों आना चाहोगे? विरम जी, क्या आपका शर्म समय करनी थी समाप्त वो हुआ। भारतीय जनता विरम पार्टी जी, वो विरम आपने जी, आपका बखूबी समय दिखाया है। समाप्त हुआ। आपको जितनी बात करनी थी आपने कर ली। संजय जी, आप क्यों आना चाहोगे? आपने सारी बातें सुनी होगी, क्या कहना चाहोगे? प्रश्न यही है कि गुजरात की कितनी काया पलट हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मंत्रिमंडल की भी काया पलट हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि इस प्रकार का बदलाव और व्यवस्था परिवर्तन करना ये भी अपने आप में एक जोखिम लेने जैसा है। और ये किसी भी पार्टी में इतना बड़ा बदलाव तब हो सकता है जब पार्टी के होद्देदारों को प्रजा में विश्वास हो जी, और जो नए कार्यकरों को तैयार करने की जो पार्टी के एक पद्धति है और जिम्मेदारी देने की जो बात आती है कि पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उसे जो भी दायित्व दिया जाए वो मेहनत से, लगन से और प्रजा की सेवा के उद्देश्य से काम करता है और आगे बढ़ता है। और इसी के साथ हमने देखा, जैसे ये कहा गया कि हाई कमांड डिसीजन लेता है, तो लगभग 1 साल पहले स्थानीय स्वराज के चुनाव में यहाँ के जो लोकल संगठन है उसे उम्मीदवार पसंद करने के लिए खुला दौर दे दिया गया था और देखा कि हमने उसमें भी स्थानीय स्वराज के चुनाव में भी भारतीय जनता पक्ष ने गुजरात में ऐसे परिणाम बताए कि 90% लोग चुनाव जीत करके आए और उसमें नए चेहरों को शामिल किया गया था, ऊर्जावान लोगों को जाहिर किया गया था। अभी अभी जैसे ये उम्र की बात, मंत्रिमंडल की बात हुई, तो मंत्रिमंडल में कुछ अनुभवी लोग भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सब नए हो, क्योंकि उनको दिशा निर्देश देने के लिए कुछ अनुभवी भी होना जरूरी है। लेकिन सामने देखा जाए तो हमारे यहाँ हर संघवी जो है 35 साल के हैं, निमिषाबेन सुथार जो है, मनीषाबेन वकील जो है और दूसरे कई मिनिस्टर जो
जीतू भाई वाघानी है, वो सब यंग जनरेशन है और ये अभी 20-25 साल प्रजा की सेवा कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके इस प्रकार का मंत्रिमंडल बनाया गया है और एक बहुत कम समय में बनाया गया है। हमारे यहाँ निर्णय की कमी नहीं है। हमारे यहाँ जो भी काम किया जाता है त्वरित गति से किया जाता है और इतना बड़ा बदलाव हमने 3 दिन में पूरा किया है। इसका मतलब ये है कि ये भारतीय जनता पक्ष की सरकार काम करने वाली सरकार है, गतिशील सरकार है और निर्णय लेने वाली सरकार है। और आगे चल करके प्रजा के हित में जो भी जरूरी है सब बदलाव भी किए जाएंगे और परिवर्तन भी किए जाएंगे और प्रजा की सेवा के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करने के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार है। जी बिल्कुल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि अब मंत्रिमंडल जो है गुजरात में वो तो अनाउंस हो चुका है, यानी कि मंत्री कौन है, उन्हें क्या विभाग की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। अब यहाँ पर आपने पूरी चर्चा सुनी होगी। यहाँ पर एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि भाजपा ने अगर रिस्क लिया है तो शायद वो सोच के लिया है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। और शायद ये भी है कि स्थानीय निकाय चुनाव की खास तौर पर यहाँ पर बात चली। आपको बता दें कि गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में देखा गया था कि 60 जो वर्ष है अगर उससे ऊपर के कोई व्यक्ति है तो उन्हें टिकट जो है वो नहीं देनी है। दूसरा फैसला लिया गया कि अगर कोई बड़ा मतलब दिग्गज नेता है या भी जो रनिंग कॉर्पोरेटर है उसके जो कोई परिवारजन है उसको टिकट नहीं देनी है। और तीसरा जो डिसीजन था वो भी लिया गया था कि जो 3 टर्म से है उन्हें भी टिकट नहीं मिलेगी 3 टर्म से अगर ज्यादा के हो जावे। यानी कि वो जो फॉर्मूला था और उसमें भाजपा को जो जीत मिली थी, यानी भाजपा ने ये पता कर लिया कि नहीं अगर युवा अगर हम उतारेंगे मैदान में तो कहीं ना कहीं जीत के तो आएंगे, अच्छे से जीत के आएंगे। और शायद एक रिपोर्ट भी सामने आया था जिसमें कहा गया था कि 2022 का जो चुनाव है उसमें जो युवा मतदाता है वो बहुत ही अहम होंगे। शायद यही सारे समीकरण को काउंट करके ये नई टीम बनाई गई है। मुख्य प्रधान देखा भी गया कि सोशल मीडिया में हम कई तरह के मैसेजेस देख रहे थे जैसे ही हुआ कि नया मुख्य प्रधान कौन बनेगा। सोशल मीडिया के अगर हम देखें पूरा ओवरऑल सर्वे करें तो ज्यादातर लोग हैं वो कहीं ना कहीं लिख रहे थे, कुछ शब्द प्रयोग अलग होगा लेकिन लिख यही रहे थे कि उन्हें काम करे, यानी कि कर्मनिष्ठ नेता चाहिए। फिर अचानक से मुख्य प्रधान जो है उनके नाम की घोषणा होती है, भूपेंद्र पटेल, जिन्हें लोग दादा कहकर बुलाते हैं, उस नाम से उनकी पहचान है। यानी कि कर्मनिष्ठ जो लोगों ने मांगा था वो कहीं ना कहीं हाईकमांड तक भी मैसेज गया और वो लोगों को दे भी दिया। अब नया मंत्रिमंडल आया है, कुछ नया होगा, नया परिवर्तन आया है, या फिर कुछ लोग जो बोल रहे थे कि नहीं ये अब परिवर्तन हमें चाहिए, तो कहीं ना कहीं पार्टी ने बता दिया कि आप भाजपा को ही चुनो, परिवर्तन हम आपको अपनी ही पार्टी में दे देते हैं। अब देखना यही होगा। और दूसरी सामने जो विरोध पक्ष में टीम है या फिर जो नई आई है पार्टी, उन्हें भी उतनी ही तैयारी करनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि सामने वाली जो पार्टी है यानी कि भाजपा है उसने जो टीम बनाई है उसमें ही आप टिप्पणी करने तक ही सीमित हो जाओ। कहीं ना कहीं आपको ये सोचना होगा कि इन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया और सामने हमें कौन से चेहरे उतारने होंगे, सोचना पड़ेगा। और 2022 का इलेक्शन है वो जनता तो तय कर ही देगी कि गुजरात की सीट पर भाजपा जो है वो कायम रहता है या फिर क्या नया हो जाए। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।